नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। न्यूज पंच में जहां सिर्फ खबरें नहीं, बात होगी एक एक तथ्य और तर्क के साथ, खबर की पूरी पड़ताल के साथ। ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर और आपको बताएंगे कि आखिर उस खबर के क्या कुछ है मायने। तथ्य और तर्क के साथ इस खबर को पूरी तरह से विस्तार के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए न्यूज पंच में रुक कर लेते हैं उन टॉप लाइंस का जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। जी हाँ, ये पर्व है, ये गर्व है भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और ओंकार मंत्र का जाप भी करने वाले हैं और कुछ खास रहेगा वो भी आपको बताएंगे। अगली खबर आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसों पर गाज गिरी है। क्या किस तरह से ये कार्रवाई की गई है, क्यों गिरी है गाज, विस्तार से जानेंगे अपने रिपोर्टर से। और इसके साथ साथ अगली खबर का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि रूस और चीन का बहाना, क्या ग्रीनलैंड पर है निशाना, किसका है ये निशाना, विस्तार से आपको बताएंगे। तो आइए न्यूज पंच के विस्तार से कर लेते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ भारतीय इतिहास और संस्कृति की पहचान है। बार बार हमलों के बावजूद सोमनाथ अखंड, अविनाशी व सनातनी की शक्ति के रूप में खड़ा है और भारत की गौरव गाथा का पूरा देश मना रहा है स्वाभिमान पर्व। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज से गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ओंकार जाप भी करेंगे। इसके साथ साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में वो ओंकार मंत्र का जाप करेंगे। मंदिर परिसर में आपको ये भी बता दें कि 72 घंटों का लगातार जाप चल रहा है। मंत्र जप कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। तो आपको बता दें इसके साथ साथ मंदिर परिसर में 72 घंटों का लगातार जाप चल रहा है। ये पर्व है स्वाभिमान का, ये पर्व है भारत की गौरव गाथा का, ये पर्व है उस आस्था का, करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का जो पूरा भारत आज मना रहा है। ये सनातन यात्रा है जो दर्शा रही है कि किस तरह से आक्रांता आए, हमले किए, लेकिन भारत का स्वाभिमान न हिला न डिगा। आपको ये भी बता दें कि कल शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं और इसके साथ साथ 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाने वाली है। मंदिर की रक्षा में बलिदान देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। तो कल शौर्य यात्रा निकाली जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मंदिर की रक्षा में जिन लोगों ने बलिदान दिया उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, उन्हें याद किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा। वीरता और बलिदान का प्रतीक होगी ये यात्रा। किस तरह से लाख हमले किए गए पवित्र धर्म स्थल पर, लेकिन आज भी सोमनाथ करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और इसमें जो लोग, जो योद्धा शामिल थे, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को यहाँ पर संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये आस्था का प्रतीक है, अडिग है, अमर है। आपको ये भी बता दें इसके साथ साथ कि अडिग आस्था का प्रतीक सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो पवित्र तीर्थ स्थल है सोमनाथ का। 1000 साल बाद भी लोगों में आस्था और विश्वास बरकरार है। सदियां गुजर जाएं लेकिन आस्था टूटती नहीं है, आस्था थमती नहीं है और उसका ये महान उदाहरण है सोमनाथ पवित्र तीर्थ स्थल। आज से जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था पहला हमला। वो साल 1026 जब पहली बार सोमनाथ पर हमला किया गया। महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण इस मंदिर पर किया था, लेकिन मंदिर पर बार बार आक्रमण हुए, लूटने का प्रयास किया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि किस तरह से पवित्र तीर्थ स्थल सोमनाथ आज भी करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और इसीलिए भारत मना रहा है
स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। ये पर्व है हमारी आस्था का, ये पर्व है हमारे गौरवशाली इतिहास का। ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अश्विनी, भारत मना रहा है स्वाभिमान पर्व, गर्व का ये पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी यहाँ पर पहुंचेंगे, ओंकार मंत्र का जाप होगा, भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, और क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं यहाँ पर? निश्चित तौर से संध्या, मैं यहाँ के दृश्य भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ श्री सोमनाथ मंदिर प्रांगण में हम हैं और यहाँ आप देखें किस तरीके से धर्मध्वजा लहरा रही है। वो धर्मध्वजा जो पूरे विश्व में विश्व कल्याण की कामना करती है, सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की स्थापना करती है। भगवान नंदी और त्रिशूल को धारण किए हुआ ये धर्मध्वजा, इस पर अनेकों बार आघात किए गए। इतिहासकार बताते हैं कम से कम 17 बार आक्रमण किए गए, 7 बड़े आक्रमण हुए। गजनी ने पहली बार, महमूद गजनवी ने सबसे पहली बार 1026 में जब यहाँ पर आक्रमण किया, तो जो कत्लो गारत, जो नरसंहार, जो जिस तरीके से यहाँ पर बुतशिकन की उसने उपाधि ली, मूर्ति भंजक की उसने उपाधि ली, और इस पूरे क्षेत्र को वो चाहता था कि तबाह कर दे। लेकिन आज सागर की उत्ताल तरंगे ये बताती हैं, विशाल सागर तट बताता है कि किस तरीके से विध्वंसकारी मानसिकता स्वयं में विध्वंस हो जाती है, और सृजनकारी मानसिकता हमेशा सृजनशीलता के साथ साथ निरंतर प्रवाह में रहती है। यहाँ का जो आप एम्बियंस सुन रही होंगी, यहाँ का जो वातावरण है, ओंकार जब, अखंड ओंकार जब पिछले 72 घंटों से चल रहा है, जिसका उद्यापन कल सुबह होगा। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस ओंकार महाजप में शामिल होंगे, इसके साक्षी बनेंगे, सहभागी बनेंगे। और निश्चित तौर से अगर देखें तो विश्व कल्याण की कामना, ओंकार का जो शब्द है, ओंकार शब्द खुद सृष्टि के समय उद्भूत किया गया एक प्रथम शब्द है, ईश्वर को व्याख्यायित करने वाला प्रथम शब्द है। और इन सबसे भी अलग अगर देखें तो ये सोमनाथ जो है भारत के इतिहास का साक्षी है, भारत के अतीत का साक्षी है, वर्तमान का साक्षी है, और साथ ही साथ उस मानसिकता का भी साक्षी है कि कैसे हम अपने जो गौरवशाली केंद्र हैं, जो आध्यात्मिक केंद्र हैं, उनको हम वैश्विक स्तर पर स्थापित करते हैं। जो प्रहार किए गए, प्रहार पर यह पुनरुत्थान का प्रतीक है। ये कहीं ना कहीं अगर देखें क्रूरता पर करुणा का जीत का प्रतीक है, ये हिंसा पर अहिंसा की जीत का प्रतीक है। ये जो बर्बर मानसिकता है, आक्रांता मानसिकता है, उस पर सहिष्णु और समावेशी मानसिकता की जीत का प्रतीक है। ये पशुता पर कहीं ना कहीं मानवीयता की जीत का प्रतीक है। और ये इस बात का प्रतीक है कि इस तरीके से दुनिया किसी भी तरीके से भारतवर्ष पर आक्रमण करती रहे, लेकिन जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे शाश्वत चिंतन है, जो हमारे शाश्वत चेतना केंद्र हैं, जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, वो ऊर्जस्वित है, सहस्रों साल से है। केवल 1000 वर्ष पहले आक्रमण हुआ। इस मंदिर का जिक्र जो है पुराणों में मिलता है, शिव पुराण में मिलता है, महाभारत काल में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का खुद यहाँ पर प्रवास रहा, बलराम ने यहाँ देह त्याग किया, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ देह त्याग किया। उसके अलावा अनेक ऐसी पौराणिक गाथाएं हैं। लेकिन जो प्रयास था कि हमारी आस्था पर प्रहार किया जाए, वो अटूट आस्था है। जो हमारी अगाध श्रद्धा पर प्रहार किया जाए, वो अगाध प्रगाढ़ हुई है। और निश्चित तौर से आज उसी का स्वाभिमान पर्व है, सोमनाथ के स्वाभिमान का पर्व, उन हुतात्माओं के लिए, उन बलिदानियों को याद करने का पर्व है, जिन्होंने इस मंदिर के, इस अस्मिता के, राष्ट्रीय अस्मिता के, हमारे इस प्रतीक को संरक्षित रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व होम किया। प्रधानमंत्री आज शाम यहाँ पर ओंकार जप, महामंत्र जाप में वो शामिल होंगे। कल शौर्य यात्रा में शामिल होंगे, शौर्य सभा को वो संबोधित करेंगे। जैसे यहाँ ओंकार का अनहद नाद हो रहा है, वैसे भारत भारतीयता का अनहद नाद और विश्वव्यापी सार्वभौम प्रकटीकरण कल होगा, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। और वही समावेशी संस्कृति, वही सभ्यता हमारी कितना बड़ा संदेश करती है। जी अश्विनी, कितना बड़ा संदेश इस स्वाभिमान पर्व के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा, तो इस पवित्र धरा से निकलता हुआ नजर आएगा, जो भारत के भविष्य का मार्ग भी तय करेगा। देखिए, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नया अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, उसमें एक नया आयाम ये कार्यक्रम जोड़ेगा, ये महापर्व जोड़ेगा। इतिहास में भी एक बार स्वतंत्रोत्तर काल को अगर हम देखें, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को देखें, तो छद्म धर्मनिरपेक्षवादी मानसिकता को रखे हुए अनेक ऐसे नेता थे जो इस तरीके के हमारे आध्यात्मिक आस्था के केंद्रों के पुनर्जीवन के लिए, पुनर्विस्तार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए राजी नहीं थे। और ऐसे भी नेता थे जो प्राण प्रण से अडिग और अटूट अपने आत्मबल से वो खड़े रहे और उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
डॉक्टर मणिकलाल मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिन्होंने इटरनल श्राइन करके पुस्तक लिखी है, यहाँ के पूरे इतिहास को, सोमनाथ के इतिहास के साथ साथ इसकी ऐतिहासिकता को उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से व्याख्यायित किया है, वो मानसिकता। और दूसरी तरफ वो छद्म निरपेक्षवादी मानसिकता जो सहिष्णुता के नाम पर, समावेशी समाज के नाम पर कहीं ना कहीं संतुष्टिकरण नहीं तुष्टिकरण की बात करती है। खैर, इन विषयों में विषयांतर जाने से बेहतर ये होगा कि मैं ये बताऊं कि किस तरीके से भारत के स्वाभिमान का प्रतीक सोमनाथ है, किस तरीके से यही सोमनाथ से शुरू हुई जो यात्रा थी, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा, वो कहीं ना कहीं एक प्रस्थान बिंदु, आरंभ बिंदु माना जा सकता है भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभ्युदय का। और उसकी परिणति कहीं ना कहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में होता है। तो जो सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है, जो सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ आध्यात्मिक केंद्रों का विकास हो रहा है, और जिस तरीके से आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है, वो ये बताता है कि विकास भी, विरासत भी, उसको मंत्र को साधते हुए, मंत्र को आत्मसात करते हुए नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। वो भारत जो अपने मूल्यों पर, अपने दर्शन पर, अपनी सभ्यता पर, अपने पूर्वजों पर, अपने इतिहास पर गौरव कर सके, स्वाभिमान का अनुभव कर सके, और वही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है, उसी के साक्षी देश और दुनिया बनेगी। बिल्कुल, और हम सभी इसके साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें, अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मदरसों पर कार्रवाई का मामला सामने आया है। जिन मदरसों की मान्यता निलंबित की गई है, उसमें मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम भी शामिल है, जिस पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। और क्या क्या आरोप लगे हैं, क्यों निलंबन हुआ है, वो भी ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल यूपी में मदरसों पर ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि एक्शन लिया है मदरसा शिक्षा परिषद ने, ये कार्रवाई की है। आजमगढ़ का मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम, इसकी मान्यता को निलंबित किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मदरसा कुल्लियातुल बनातिर रजविया की मान्यता को भी रद्द किया गया है। तो एक्शन मोड में है उत्तर प्रदेश, और आपको बता दें कि इन मदरसों की मान्यता को निलंबित किया गया है। मदरसा संचालन में दरअसल गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आई थी, लगातार इसके आरोप लग रहे थे, और इसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इतना ही नहीं, विदेशी फंडिंग का भी इन मदरसों पर आरोप लगा है। और आपको ये भी बताते चले कि मौलाना शमशुल हुदा खान की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध नजर आई है। जी हाँ, तो एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से मदरसों पर कार्रवाई की गई है। कुछ मदरसों पर कार्रवाई हुई है जिसकी मान्यता निलंबित की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यशवंत सिंह का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। एक मौलाना शमशुल हुदा जो इस समय इंग्लैंड में रहता है, उसने इसको विदेशी, भारी मात्रा में विदेशी पैसों को लेकर के इस फंडिंग कराया और इसका निर्माण कराया। इसका एटीएस ने जांच किया है, और जांच में यह संदिग्ध पाया गया, इसकी विदेशी धन का काफ़ी दुरुपयोग मिला, जिसके कारण सरकार ने इस विश्वविद्यालय की मान्यता को रद्द कर दिया है। तो संदिग्ध भूमिका है मौलाना की। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास सिंह, एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर ये देखा जा रहा है, और वहीं मौलाना की अगर बात करें तो संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है मौलाना की इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, ये सहायक शिक्षक के रूप में तैनात था, और 2007 से ही यह इंग्लैंड चला गया था और वहां रह रहा था। इससे पहले इस पूरे मामले के अगर प्रकरण की बात हम समझाएं, तो मदरसा, सभी मदरसाओं की एटीएस जांच कर रहा था, उसमें उसको चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। खासतौर से शमशुल हुदा की बात अगर करें, तो ये लगातार जब 2007 से इंग्लैंड रह रहा था, उसके बाद उसने वहीं की नागरिकता स्वीकार कर ली और भारत की नागरिक भी नहीं रहा। उसके बावजूद भी इसका वेतन और इसकी पेंशन बराबर मिलती रही, चलती रही। इस मामले पर और भी कार्रवाई अभी होनी है, विभागीय जांच चल रही है, और कहीं ना कहीं वो लोग जो इसकी पेंशन और वेतन लगातार जो मिल रहा था, वो सारी लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई होना तय है। लेकिन एटीएस की जांच में जो खुलासे आए हैं, वो बड़ी बात है कि यह शख्स लगातार विदेश जाता रहा। इसके संपर्क पाकिस्तान
के कई लोगों से थे और साथ साथ जम्मू कश्मीर से कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इसकी लगातार बातचीत होती थी और कहीं ना कहीं जो विदेश से यहाँ पैसा आता था उस मामले में ये इन्वॉल्व था, बिचौलियों के रूप में इसकी भूमिका थी और कहीं ना कहीं उससे ये पैसा लेता था, कहीं ना कहीं जो कमाता था। और साथ साथ जो यहाँ पर विदेश से जो धन आता था, खासतौर से कहें जो विदेशी फंडिंग की बात कहें, इसमें इसकी बड़ी भूमिका नजर आ रही है जो फिलहाल अभी जांच चल रही है। इस मामले की जांच ईडी भी कर सकती है और कहीं ना कहीं एटीएस जो जांच कर रही है उसको जो शुरुआती रूप से सबूत मिले, चाहे खान संत कबीर नगर का रहने वाला था और इसके वहां पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी इसके खिलाफ, और कई अन्य मामलों में पहले भी इसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस कर रहा है तो एटीएस की जो जांच है इसमें ये काफी संदिग्ध रूप में पाया गया है। खासतौर से इसके जो संबंध है पाकिस्तान से है और खासतौर से विदेश से जो धन यहाँ पर आता है उसमें इसकी मुख्य भूमिका नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ इसके जो और कारिंदे यहाँ पर हैं उनकी तलाश में एटीएस लगातार लगी हुई है। एटीएस अपनी जांच कर रही है और बड़ी कार्रवाई अभी और होगी। हालांकि जो अभी विकास, क्या देखा जाए कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसकी जद में क्या और भी मदरसे आ सकते हैं, क्या और भी मदरसों पर गाज गिर सकती है, क्या और भी कोई मौलाना जिनकी संदिग्ध भूमिका है उन पर भी गाज गिर सकती है? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि अभी एटीएस की कार्रवाई चल ही रही है, तमाम सारी जांचें चल रही हैं। उन जांचों में पता लगाया जा रहा है कि किस किस तरीके से किस किस रूप से विदेशों से यहाँ पैसा आया, कहां कहां से पैसे आते हैं, इन सब चीजों के तार खंगाले जा रहे हैं और अन्य मदरसे भी इसकी जद में आ सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था इससे पहले भी कई ऐसे प्रकरण उत्तर प्रदेश में आए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए सभी की जांच करने के निर्देश दिए थे। उस मामले में जांच चल रही है और कई अभी अन्य नाम, इसके सहयोगियों के नाम और अन्य कई मदरसा जो संचालन हो रहे हैं जहां पर जो विदेश से पैसा आ रहा है उनकी जांच, उसके पीछे क्या कारण है, क्या मंसूबे हैं इन लोगों के, खासतौर से पाकिस्तान कनेक्शन हो या जम्मू कश्मीर से कनेक्शन हो, इन सब चीजों की गहन जांच चल रही है। जी विकास, कितने समय से चल रहा था ये पूरा गोरखधंधा आखिर? देखिए, ये 2007 को इंग्लैंड चला गया था, इसके बाद 2017 में ये रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन इस दौरान इसका वेतन बराबर इस मदरसे से मिलता रहा और साथ साथ इसके विदेश जाने पर यहाँ पे रहते हुए भी कई बार विदेश जाने के सूत्र मिले तथ्य मिले हैं एटीएस को। जो एटीएस से मिली जानकारी है वो बताती है कि कहीं ना कहीं इसके तार लगातार विदेशी लोगों से बने रहे हैं और ये एक ऐसा सिंडिकेट तैयार करता था जो विदेश से जो पैसा यहाँ पहुंचाना होता था, बीच में मध्यस्थता के रूप में ये सक्रिय रहता था। क्योंकि ये ब्रिटिश का नागरिक हो चुका था, उसके बाद भी यहाँ पर इसका वेतन कैसे मिलता रहा, इसकी पेंशन सवाल कैसे तो मिलती यही उठता है कि नागरिक ब्रिटिश के हैं और तनख्वाह भारत से मिल रही है, निश्चित तौर पर संदिग्ध है और सवालों के घेरे में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके अलावा रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आर्कटिक क्षेत्र के विशाल द्वीप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी इच्छा दोहराई है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड के साथ कुछ करना होगा, चाहे वो आसान तरीके से हो या फिर कठिन तरीके से। और भी क्या कुछ कहना है ट्रंप का, आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस और चीन का तो बहाना किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है। आसान हो या मुश्किल, कब्जा करके रहेंगे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ग्रीनलैंड की रक्षा करनी होगी। किस तरह से रक्षा करनी होगी ये डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नहीं तो रूस या फिर चीन कब्जा कर लेंगे ग्रीनलैंड पर, और तो और चीन और रूस बढ़ा रहे हैं अपनी गतिविधियां, तो हमारा होगा तो हम इसकी रक्षा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। और इसके अलावा ग्रीनलैंड पर आखिर क्यों है फोकस डोनाल्ड ट्रंप का, आपको ये भी बताते चलते हैं। दरअसल तेल और गैस का बड़ा भंडार है ग्रीनलैंड में। कोयले, लोहे, तांबे और जस्ते के बड़े बड़े भंडार यहाँ पर मौजूद हैं। दुनिया के दुर्लभ खनिजों की मौजूदगी भी यहाँ पर है। गैजेट्स की बात हो, इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो, तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही अहम स्थान रखता है ग्रीनलैंड। यूरोप से अमेरिका तक सबसे छोटा मार्ग भी ये तय करता है अमेरिकी सेना के लिए, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं
ग्रीनलैंड को लेकर के। और इतना ही नहीं, अब आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कही तो अब डेनमार्क की क्या कुछ चेतावनी सामने आ रही है। डेनमार्क भी पीछे नहीं है। डेनमार्क ने भी अपने कड़े शब्दों में कहा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह का सैन्य हमला। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नाटो का अंत भी हो सकता है अगर हमले की कोशिश या किसी भी तरह के नाकाम प्रयास किए गए तो। डेनमार्क को आर्टिकल 5 का सहारा लेना होगा, ये भी कहा गया है। अपनी प्रतिक्रिया के दौरान रक्षा के लिए समर्थन जुटा रहा है डेनमार्क। वो चाहता है कि वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करे, उसकी रक्षा किसी और के हाथों में ना जाए। कई यूरोपीय नेताओं ने भी अमेरिका के इस पूरे मामले को लेकर के आलोचना की है। किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। सुनिए। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. We need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. तो सुना आपने ग्रीनलैंड को एक बार फिर धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जेसिका तनेजा हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गई हैं। जेसिका, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात को ही समझा जाए तो वो कह रहे हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा। इस कुछ तो करना पड़ेगा को किस तरह से आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को? आखिर डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अब ग्रीनलैंड पर क्यों हैं? जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया और डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी हम सबने सुना कि ग्रीनलैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अहम, जिसे कहते हैं रिसोर्स सेंटर बन चुका है आर्कटिक रीजन में। और जिस तरीके के सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए जा रहे हैं आर्कटिक रीजन में डोनाल्ड ट्रंप और उनके बाकी जो मंत्रीगण हैं उनके द्वारा, रिसोर्सेज की आप बात करें, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, बहुत भरमार है आर्कटिक रीजन में। सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर अमेरिका का ये कहना है कि उनका ऑलरेडी एक बेस है वहां पर, एक मिलिट्री बेस है, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और जिस तरीके से रशियन सबमरीन्स और चाइना की रिसर्च वेसल्स आर्कटिक रीजन में अक्सर काम करती रहती हैं और अपना जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला जो उनका रिसर्च ओरिएंटेड काम होता है वो भी चलता रहता है। तो इस चक्कर में अमेरिका का ये मानना है कि अब ग्रीनलैंड और डेनमार्क की जो सुरक्षा है उस पूरे आर्कटिक रीजन की, वो अमेरिका को देखनी होगी और अमेरिका को इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया करनी होगी। ये बयान उनका ज्यादातर हमने देखा जब वो इलेक्ट हुए थे पिछले साल, तो उस समय उनका पहला बयान यही था कि ग्रीनलैंड एक ऐसा आर्कटिक रीजन का आइलैंड है जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है आर्कटिक का, काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बताया, रिसोर्सेज भी है वहां पे, जिसके लिए बहुत माइनिंग प्रोजेक्ट्स जिसे कहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना और चाइनीज कंपनीज को भी जाए। तो ये सारा, इस पर रोक लगाने की डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बात करी हुई है। और अगर आप देखें जो बयान आए हैं यूरोपियन लीडर से और डेनमार्क के प्रधानमंत्री से, वो ये दर्शाते हैं कि इसके बाद नेटो का क्या होगा, आर्टिकल 5 का क्या होगा, नेटो की यूनिटी उसका क्या होगा। तो इन सब पे फिलहाल चर्चा जारी है और प्रश्न चिन्ह भी। जी, कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि रक्षा तो एक बहाना है, लेकिन खनिजों पर सीधे सीधे निशाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जेसिका, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।